प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान के प्रथम अध्याय ठोस अवस्था में से। जैसा कि पहले सेशन में हम लोगों ने क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल के विषय में हमने बताया था कि क्रिस्टल जालक क्या होता है और यूनिट सेल एकक कोशिका क्या होती है। उस सेशन से आगे मैं शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूनिट सेल या एकक कोशिका के प्रकार। तो अभी इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट सेल या एकक कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो इसको दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। एक कणों की व्यवस्था के आधार पर, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये हमने लिखा है कणों के व्यवस्था के आधार पर, यानी जो उसमें पार्टिसिपेंट एटम्स हैं या आयंस हो सकते हैं, उनकी व्यवस्था कैसी है उसके आधार पर। और दूसरा जो आधार है हमारा, वो कोशिका के पैरामीटर के आधार पर। कोशिका को सामान्यतः हम क्यूब के रूप में मानते हैं। क्यूब मतलब घन, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अगर देख सकते हैं, एक क्यूब है। इसमें क्यूब क्या होता है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों पैरामीटर बराबर हैं और सभी दोनों कोरों के बीच में 90 अंश का कोण होता है, वह घन कहलाता है। तो कोशिका को हम इस रूप में मान करके चल रहे हैं कि वह एक घनाकार है। तो कोशिका के पैरामीटर के आधार पर एकक कोशिका के प्रकार, तो दो आधारों पर हम इस पर चर्चा करेंगे। एक तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक हमने एक कोशिका बनाया है, इसमें ए बी और सी, ये तीनों कोर की लंबाई है जो तीनों बराबर है। और ये अल्फ़ा, बीटा और एक गामा यहाँ पर है। ये तीन कोण हैं जो दो क्रमागत कोणों के बीच के एंगल हैं। तो इसके आधार पर भी हम वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिका को उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स या आयंस के व्यवस्था के आधार पर देखते हैं। इसमें पहला जो हमारा वर्गीकरण है वह सरल घन एकक सेल है। इसको सिंपल क्यूब यूनिट सेल भी बोलते हैं या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसा कि ये घन है, इस घन में कितने कोण हो गए, एक 2 3 4 5 6 7 और एक 8 कोण हैं। और इन 8 कोणों पर 8 परमाणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, व्यवस्थित हैं। और इस प्रकार का अगर व्यवस्था है, बीच में खाली है, तो इस प्रकार के एकक कोशिका को सरल घन एकक सेल कहते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि इस एकक कोशिका में कुल परमाणुओं की हिस्सेदारी कितनी है जो इसको 8 कोनों पर व्यवस्थित हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अगर कोने पर उपस्थित परमाणु की बात मैं करता हूँ, एटम की बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि एक परमाणु का आधा तो हम ऐसे कल्पना कर सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ, ये आधा है और आधा में ये बीच का पॉइंट है जहाँ पर एक कोना है। और इसको हम अगर 4 भागों में डिवाइड करते हैं तो आधे का चौथा हिस्सा, इस आधे परमाणु का चौथा हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर है। और अगर ये आधे का 1/4 है तो पूरे एक एटम का 8वां हिस्सा होगा जो इस कोशिका के अंदर होगा। तो इसको हमने लिखा है 1/8, 1/8। और ये कैसे, इतने इस प्रकार की कितने व्यवस्था हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है 8 से। 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1, यानी जो कोनों पर परमाणुओं की व्यवस्था है उनकी कुल संख्या, कुल हिस्सेदारी जो कोशिका के अंदर है, वह एक परमाणु की है। एक इसमें हमने लिखा है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या इसकी 6 होती है। अब समन्वय संख्या क्या है? समन्वय संख्या है कि समान परमाणु से, यानी समान परमाणु से
परमाणु से कोई क्रिस्टल बना है तो एक परमाणु के चारों तरफ से घिरे हुए पड़ोसी परमाणुओं की संख्या, कितने परमाणु उसको घेरे हुए हैं उनकी संख्या को हम समन्वय संख्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो सरल घन एकक सेल में समन्वय संख्या 4 होती है। तो ये था सरल एकक घन। दूसरा जो प्रकार है वह काय केंद्रित घन एकक सेल है। इसको हमने BCC लिखा है। B मतलब बॉडी, C मतलब सेंटर्ड, C मतलब क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब काय केंद्रित घन एकक सेल। इसमें क्या है, जो हमने सरल एकक घन से देखा है वही व्यवस्था है इसमें। बस एक अलग से व्यवस्था क्या है कि इसमें बीच में बॉडी के अंदर, इस कोष्ठिका के अंदर जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इसके अंदर एक एटम व्यवस्थित है। ये पूरा का पूरा इस कोष्ठिका के अंदर है। तो ये पूरी की पूरी हिस्सेदारी इसकी एक है, ये पूरी की पूरी हिस्सेदारी है, यानी बॉडी के अंदर ये एक है। और जैसा सरल एकक घन सेल में हमने देखा है उसमें 8 कोनों पर एक परमाणु का 1/8वां हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहा है। इस प्रकार कुल 8 कोनों पर एक परमाणु की व्यवस्था है, एक और एक, यानी इसमें कुल दो परमाणुओं की हिस्सेदारी है इसमें BCC में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। और इसकी समन्वय संख्या 8 है, यानी इसमें एक जो कण है उसको चारों तरफ से घेरने का जो काम कर रहे हैं उनकी संख्या होती है 8। और इसके बाद जो तीसरा प्रकार है वह तीसरा प्रकार हमारा ये जो तीसरा प्रकार है फलक केंद्रित घन एकक सेल। फलक केंद्रित घन एकक सेल यानी FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूब। अब इसमें क्या है, जैसा मैंने बनाया है आप भी बना सकते हैं इस तरीके से। यह एक घन मैं बना रहा हूँ और इस घन के 8 कोनों पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, 8 कोनों पर 8 परमाणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक क्यूब में जो कोने हैं, कोने तो हो गए 8, फलक कितने हो गए? फलक जैसा आप काउंट कर सकते हैं, इमेजिन कर लीजिए, या मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यानी एक कलर ये 2, 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। तो इस प्रकार 6 फलक हैं। तो 6 फलक पर यानी 6 परमाणु पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर नीचे भी और पीछे भी। तो 6 परमाणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले परमाणुओं की कुल संख्या हो गई, जैसे सरल घन एकक सेल में उसके आधार पर मैं काउंट करता हूँ, तो इसमें एक परमाणु 8 कोनों पर आते हैं और 6 फलक पर 6 परमाणु हैं। तो एक फलक में आधा हिस्सा इस क्यूब के अंदर है, आधा दूसरे क्यूब के अंदर है, दूसरे कोष्ठिका के अंदर है। एक फलक पर 1/2 हिस्सा है। और इस प्रकार के 6 फलक हैं, तो 6 × 1/2 = 3। तो कुल इसमें परमाणुओं की संख्या हो गई जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 4, और इसकी समन्वय संख्या है 12। अब मैं बात करता हूँ संकुलन दक्षता की। तो संकुलन दक्षता क्या है? जैसा कि आप देखते हैं कि जो यूनिट सेल का कुल आयतन है और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले परमाणुओं द्वारा उससे घिरा हुआ जो आयतन है उसका अनुपात, ये क्या कहलाता है? संकुलन दक्षता कहलाता है। इसको हम प्रतिशतता के रूप में निकालते हैं। तो संकुलन दक्षता, अगर ये मान लीजिए कि V मैं लिख रहा हूँ, ऑक्युपाइड OC लिख दिया, और कुल कितना है? V सेल, यानी सेल का कुल है। और इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, तो ये कहलाता है
संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता, ये संकुलन दक्षता कहलाती है। और प्यारे बच्चों, एक तो ये हमारा वर्गीकरण हो गया किसके आधार पर, यानी उस यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करने वाले परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर। इसके बाद दूसरा वर्गीकरण का आधार है और पैरामीटर, यानी उस कोशिका के पैरामीटर के आधार पर। तो इसके आधार पर मैं एक चार्ट आपको बना करके रखा हूँ सामने। ये निकाय का नाम है, कोर की लंबाई है, कोण है, और ये उसमें कितने प्रकार के एकक कोशिका संभव हैं उनकी संख्या है। तो जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, फिर मैं बना रहा हूँ। ये हमारा हो गया एकक कोशिका जो घन के आकार का है, और इसमें ये ए यानी ए लंबाई, ये भी चौड़ाई, और ये ऊंचाई कर सकते हैं ABC। एक पैरामीटर हो गया, यानी कोर की लंबाई होगी ABC। और जैसा पिछले मैंने बताया पीछे कि इन दो कोरों के बीच की जो कोण है उनको हम अल्फ़ा, बीटा और गामा के आधार पर नामांकित करते हैं। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार के संभव हैं जो अभी तक हमको मिले हुए हैं, जो हम लोगों को मालूम है। उसके पैरामीटर के आधार पर ये निकाय के प्रकार हैं। पहला है घनी, यानी घन के आकार का। इसमें क्या होता है, A, B और C तीनों इक्वल है, यानी जितनी लंबाई A की है उतनी लंबाई B की है, उतनी C की लंबाई है। और इसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों कोण 90 अंश के हैं। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तीनों कोण 90 अंश के हैं और तीनों कोण इसके लंबाई में बराबर हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई एकक कोशिका है तो उसको हम घनी एकक कोशिका कहते हैं। और इसमें 3 प्रकार के संभव हैं, सरल एकक कोशिका, बॉडी सेंटर एकक कोशिका और फेस सेंटर एकक कोशिका। इसमें 3 प्रकार के संभव हैं। दूसरा हमारा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या है, A इक्वल टू B, तो ठीक है, लेकिन ये C के बराबर नहीं है, यानी 2 भुजाएं इसकी बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, भिन्न है। और इसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा यानी तीनों कोण एक्सियल एंगल बोलते हैं, तीनों कोण 90 अंशों का है, बराबर है। तो इस प्रकार की जो संरचना है जो एकक कोशिका है उसको टेट्रागोनल एकक कोशिका कहते हैं। और इसमें 2 प्रकार के एकक कोशिका संभव हैं, पहला सरल और दूसरा BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और तीसरा है आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक में क्या है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, यानी A, B, C तीनों कोण भिन्न भिन्न है, तीनों बराबर नहीं है, लेकिन उनके बीच का जो कोण है अल्फ़ा, बीटा, गामा ये बराबर है 90 अंश का। और इस प्रकार की जो संरचना है उसको आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल कहते हैं। और इसमें 4 प्रकार के कोशिका संभव है। 4 प्रकार मतलब सरल एकक कोशिका, काय केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, और एक है ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक। ये चौथा इसमें हमने, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है नहीं, तो 4 प्रकार के इसमें संभव है। और एक नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक। इसमें क्या है, A, B, C तीनों कोर आपस में भिन्न है, बराबर नहीं है। अल्फ़ा, बीटा यानी 2 कोण तो 90 अंश के हैं, लेकिन तीसरा कोण भिन्न है, गामा उससे भिन्न है, यानी 2 कोणों से भिन्न है। तो इस प्रकार की जो संरचना है जो कोशिका उसको मोनोक्लिनिक कोशिका कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के संभव हैं, सरल और ECC मतलब एंड सेंटर्ड क्यूबिक। और नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक। इसमें भी देख सकते हैं जैसा कि आप चार्ट में, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न है और तीनों कोण अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों भी भिन्न है। और इस प्रकार की ट्राइक्लिनिक एकक कोशिका कहलाती है। और इसमें एक सरल एकक कोशिका संभव है, रोमोहेड्रल। नेक्स्ट है
रोम्बोहेड्रल में A=B=C यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन यहाँ क्या है कोण में α=β गामा नॉट इक्वल टू 90, ये 90 के बराबर नहीं है, भिन्न भिन्न। और इसमें एक संभव है, और एक और है सातवां हेक्सागोनल, इसमें A=B नॉट इक्वल टू C यानी दो भुजाएं बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं और तीसरा कोण भिन्न है। और अल्फ़ा बीटा तो 90 अंश है, लेकिन जो गामा है वह 120 अंश का है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जो संरचना है, उसको हेक्सागोनल संरचना कहते हैं। अब इसमें आप काउंट कर सकते हैं, तो 7 तो हमारे पास हैं, ये 7 यहाँ पर कितने हो गए, 3 2 5 4 9 और 9 1 9 2 11 1 12 1 13 1 14 यानी 14, कुल 14 प्रकार के ये एकक कोशिका संभव है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में इतना ही। चूँकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने पर ये अपलोड नहीं हो पाता है, दिक्कत होता है, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक आपसे निवेदन समझ लीजिए कि इस वीडियो को देखने के पश्चात इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे उत्साहवर्धन हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।